नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। इस फुल कोर्स की सीरीज़ में आज हम संविधान पढ़ेंगे और ये हमारा दूसरा दिन है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, क्योंकि मैं जो दिन में 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में कोर्स वीडियोज़ की प्लेलिस्ट लगी हुई है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस प्लेलिस्ट लगी हुई है और डेली प्रैक्टिस प्लेलिस्ट भी लगी हुई है, उसे चेक कर लें। डेली प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज मैंने वहाँ पर करवा रखा है, तो आपके टॉपिक वाइज वहाँ पर प्रैक्टिस लगी हुई है, तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ही वो भी दे रखा है हमने, उसे ज्वाइन कर लें ताकि मेरी सभी क्लासेस के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आप जो है टेलीग्राम से प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की जो संविधान की क्लास है उसको शुरू करते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा फटाफट एक रिवीजन लेंगे कल की क्लास का। देखते हैं। तो कल हमने जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, यहीं से शुरू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित किया गया। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1767 में केवल कंपनी के कार्यों में थोड़ा सा हस्तक्षेप करते हुए 40 लाख की वार्षिक आय में 10% अपना हिस्सा तय किया था। बस इतना ही किया था जो है 1767 में। लेकिन 1773 में ये पहला बड़ा कदम था जो है प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का। इसके द्वारा जो है पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि एक नया पद क्रिएट किया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, ये बंगाल के जो है पहला गवर्नर जनरल बना। और ये बंगाल के अंतिम कौन थे? गवर्नर थे, जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे। बंगाल के क्या थे? अंतिम जो है गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। इन्हीं को जो है बना दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा क्या किया गया कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले बंगाल, मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे ये एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और क्या किया गया? 1773 के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। ये कब की जाती है? 1774 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की जाती है। और इसके जो हैं मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? इसमें 4 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य होते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये एलिजाई एमपी होते हैं और अन्य होते हैं चेम्बर, हाइड, लिमिस्टर। और इस न्यायालय के खिलाफ अगर अपील करनी है तो प्रिवी काउंसिल में की जाती थी, जो कि इंग्लैंड में थी। आगे देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा, फटाफट देख लेते हैं। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक प्रकार से ये क्या था? संशोधन था। जो 1773 का जो 1773 का जो एक्ट था तो उसमें ये संशोधन था, तो इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया। इसमें गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी की जाती है और बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि निर्माण का यानी कानून निर्माण करने का अधिकार मिल जाता है। और क्या होता है इसमें कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये जो है इसमें होते हैं। आगे हम देखेंगे, हमने कल ये भी कर लिया था कि पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की प्रशासनिक त्रुटियों को समाप्त करने के लिए ये फिर से ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जो कि 1784 में लाया जाता है। और
इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार को कम करने की जो उम्मीद की थी उसमें उसे संतोषजनक सुधार प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि उसको जो है बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। किसमें? 1773 का जो एक्ट लाया था रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें जिस उम्मीद से जो ब्रिटिश सरकार ने ये एक्ट बनाया था तो उतना नियंत्रण इसको मिल नहीं पाया। और अब भी कंपनी का शासन क्या है, शासन प्रबंधन ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं आ सका था। इस कारण जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री, कहते हैं कि वो सबसे जो है यंग प्रधानमंत्री थे, तो सबसे जो है एक युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इसी से इसका पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया, क्योंकि जो वो प्रधानमंत्री उस समय थे उनका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट कौन थे? पीएम थे और इनके द्वारा जो ये लाया गया था, तो विलियम पिट के नाम पर इसको रख दिया गया। तो क्योंकि ये जो है ये क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था इन्हीं पीएम के द्वारा। आगे इसमें होता क्या है, उसमें कि कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। कंपनी के जो कार्य होते थे वो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे और उन्हीं के द्वारा पूरे कंपनी का कार्य की देखरेख होती थी। एक व्यावसायिक था, दूसरा राजनीतिक, दोनों प्रकार के कार्य। लेकिन फिर क्या होता है कि जब ये पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो कार्यों का विभाजन दो में हो जाता है, व्यावसायिक और प्रशासनिक। व्यावसायिक कार्य जो है अभी भी ये 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे यही देख रहे थे, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसके लिए एक अलग विभाग तैयार किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। और ये जो 6 सदस्यीय टीम होती है, सिविल, सैन्य, राजनीतिक, ये सारे जो हैं इन संबंधित मामलों को देखेगी। इसका एक अध्यक्ष होता था, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष होता था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, ये इंग्लैंड की जो मिनिस्ट्री से संबंधित ये होता था, और इसका अध्यक्ष बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष होता था। अच्छा, जो ये 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों क्या थे, ये दोनों विभाग वहीं इंग्लैंड में ही काम करते थे, वहीं से ये सारे कंपनी के कार्यों को संभालते थे। ये जो है इंग्लैंड में ही थे दोनों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये भी इंग्लैंड में थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये भी इंग्लैंड में थी। और तो ये सब, फिर अगर हम इसी को रिलेट करते हैं तो, और अगर हम बात करें, जैसे आपके एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई, तो द्वैत शासन की शुरुआत यहीं से होती है। कहाँ से? पिट्स इंडिया एक्ट से होती है, या फिर डेट भी पूछ लेगा तो 1784 से द्वैत शासन की जो है शुरुआत होती है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कैसे होती? क्योंकि इसमें कार्यों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि 2 तरह की अथॉरिटी वहाँ पर कार्य को जो है व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को या व्यवसायिक व्यवस्था को, 2 प्रकार की अथॉरिटी वहाँ देखने लगी, तो क्या हो गया? द्वैत शासन हो गया। लेकिन आप द्विसदनी से, एक होता है क्या, द्विसदनी भी पूछता है, द्विसदनी, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। द्विसदनी अलग है और द्वैत शासन अलग है। द्वैत शासन मतलब है कि 2 अथॉरिटी के द्वारा शासन किया जाएगा। द्विसदनी मतलब कि 2 सदन बन जाएंगे, जैसे कि आजकल है लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनी और द्वैत शासन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। द्वैत शासन की शुरुआत 1784 से होती है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जबकि द्विसदनी हमारा 1919 से शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं रिलेट करते हुए चलती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया। और जो ये प्रशासनिक कार्य हैं ये भी आगे चल के जो है डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड हो जाते हैं? जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है ये 1853 में फिर से अगेन डिवाइड हो जाता है, प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य। यानी प्रशासनिक कार्य जिसमें प्रशासन शासन संबंधी कार्य होंगे, विधायी यानी कि जिसमें कानून बनाए जाएंगे, विधायी कानून से संबंधित कार्य। और इस विधायी कार्य में 12 सदस्यीय टीम जो है, सदस्यीय जो है विभाग ये होता है, और 1 सदनी होता है। ये इस यहाँ तक 1853 तक देखिए 1 सदनी है। विधायी कार्य में सदन शुरू हो गया यहाँ पर, अभी तक सदन नहीं थे। यहाँ से 1853 से क्या हुआ, सदन प्रणाली जो है शुरू हो गई, 1 सदनी व्यवस्था यहाँ पर की गई और 12 सदस्य, इसके अंतर्गत 12 सदस्यों की टीम बनाई गई, तो 1 सदनी विभाग बनाया गया। लेकिन यही 1919 में द्विसदनी जो है
ये क्या होता, विधानमंडल बन जाता है। यहाँ पर एक सदनी विधानमंडल था, तो और यहाँ पर द्विसदनी कब होता है, 1919 से। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो ये आपका एरिया है ना, कि जो है एक सदनी व्यवस्था कब शुरू हुई, तो द्विसदनीय व्यवस्था कब हुई, द्वैत शासन कब से शुरू हुआ, तो इनसे बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं इनको यहाँ पर है, तो ये अलग अलग डेट पर, लेकिन मैं इनको एक साथ इसलिए रिलेट कर दिया ताकि आपको सारा कुछ जो है रिलेट करते हुए पढ़ लें और एक ही जगह चीज़ों को समझ लेंगे क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है। आगे देखते हैं। फिर क्या था कि 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। जो ये 1793 का चार्टर एक्ट होता है, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका। और जो नियंत्रक मंडल होता है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है, इसका वेतन की जो है प्रावधान कहाँ से किया जाता है, भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की जाती है। और आगे हम जितने एक्ट पढ़े हैं तो 70 इनके नाम आते हैं एग्जाम में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाता है, 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट कहलाता है, जबकि 1793 चार्ट एक्ट कहलाता है। आज देखेंगे ये, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे 1713 का चार्टर एक्ट, यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। 1813 का जो चार्टर एक्ट होता है, इसको लाने के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे। अंग्रेज़ों के जो है यूरोप में चल रहे, यूरोप में जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष के बीच में संघर्ष चल रहा था, इससे क्या हुआ, ब्रिटिश व्यापार काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था। और ये क्या था, जो नेपोलियन था, इसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी और इस व्यवस्था के कारण अंग्रेज़ों के लिए यूरोपीय व्यापार मार्ग बंद हो गया था। और इसलिए सभी चाहते थे कि भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, जो इंग्लैंड में ये सभी चाहते थे, जिस कारण इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग होने लगी। और इसमें क्या है, जब कंपनी के एकाधिकार के समाप्त करने की मांग जो है बढ़ने लगी, तो इसमें क्या हुआ कि व्यापार को बढ़ाने के लिए 1813 का चार्टर पारित किया इन्होंने। ये कारण मेन था कि जो है इनका व्यापार बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा था। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसमें क्या था कि जो है सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। जो ब्रिटिश व्यापारी थे, तो ये इन सभी को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी और कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, जो कि 20 वर्ष का इनका हुआ था। 1903 में इनका 20 वर्ष का जो हुआ था, एक संधि हुई थी कि 20 वर्ष तक एकाधिकार रहेगा। कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो वो क्या होता है कि 1813 में आकर के ये 20 वर्ष का जो इनकी जो ट्रीटी होती है, वो मतलब समाप्त हो जाती है उसका समय। और उसके समाप्त होते ही इन्होंने कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। और लेकिन क्या हुआ था कि जो चीन के साथ जो है व्यापार करने का इनका, यहाँ पर इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो क्या हुआ, चीन के साथ व्यापार इनका जो ये कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो चीन के साथ क्या है, चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा। तो जो चीन के साथ व्यापार था, वो चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार इनका कायम रहा। तो क्या होता है कि कंपनी का एकाधिकार बाकी व्यापारों से हटा देते हैं, लेकिन चीन के साथ चाय पत्ती का व्यापार जो है, इस पर एकाधिकार जो है कंपनी का ही रहता है अभी भी। और फिर क्या होता है कि जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा एवं साहित्य के विकास हेतु 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात कही। और क्या हुआ कि इसमें जो एक और मेन पॉइंट था, ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। तो ये जो है इसके कुछ मेन पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके ही चलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो है, और ये एक फैक्ट है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है और ये इस चार्टर एक्ट से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने 1813 का चार्टर एक्ट के जो है मेन पॉइंट देख लिए। अब हम देखेंगे
1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके मेन पॉइंट देखेंगे। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाता है। इसको दूसरे नाम क्या है इसका? सेंट हेलेना अधिनियम भी इसको बोला जाता है। जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया, जिसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को और 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। जैसे कि पहले 20 वर्ष के लिए जो है इसका किया था, ऐसे फिर जो है 20 वर्षों के लिए किया। और इसे जो है भारत सरकार अधिनियम 1833 या सेंट हेलेना अधिनियम 1833 बोला गया। इसे क्या है, दो नामों से जानते हैं, 1833 चार्टर एक्ट या सेंट हेलेना अधिनियम 1833, दो नामों से इसको जाना गया। कंपनी के जो व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई। इसे ब्रिटिश भारतीय संपत्ति के लिए एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया गया। चीन के साथ कंपनी के जो है व्यापारिक संबंध भी बंद कर दिए गए। इस अधिनियम ने अंग्रेजों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति दे दी। ये सब जो है इसके पॉइंट हैं, बस एक थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। और इस अधिनियम ने देश के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध कर दिया। जो देश का ब्रिटिश उपनिवेशीकरण है, तो इस अधिनियम से वो उसको वैधीकरण प्रदान हो गया, वो वैधानिक माना जाने लगा। कंपनी के पास अभी भी भारतीय क्षेत्र थे, लेकिन महामहिम के भरोसे रखा, जो सम्राट थे उनके भरोसे रखा गया था कि कब वो दे देंगे, कब तक रखेंगे कंपनी के पास और कब वो छीन लेंगे। इसके जो इस अधिनियम के हम कुछ पॉइंट, जो मुख्य पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। इस जो है चार्टर एक्ट या अधिनियम, यहाँ से जो अधिनियम कहा जाने लगा, तो क्या बन गया, भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। अभी तक क्या था, कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी, तो ये उपनिवेश नहीं था, भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। अब यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश सरकार का जो है पूरी तरह से नियंत्रण हो गया, तो ये बन गया ब्रिटिश उपनिवेश। क्या, भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया इस अधिनियम के साथ ही। और फिर क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया, जो इसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया, जो कि बंगाल के थे वो, और उन्हीं को जो है उठा करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो अगर है क्वेश्चन आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग थे, और संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग थे, क्योंकि उन्हीं को उस पद से उठाकर इस पद पे बिठा दिया जाता है। इस प्रकार देश का प्रशासन एक नियंत्रण में एकीकृत हो गया, और यानी कि यहाँ से केंद्रीकरण, जो शासन के केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है इसी चार्टर से, जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसी के अधिनियम। इसको चार्टर अधिनियम के नाम से जानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है जो एक्ट होते थे वो अब मतलब जो चार्टर होते थे अब उनको अधिनियमित कर दिया गया था, यानी कि उनको अधिनियम बुलाया जाने लगा था। इस प्रकार देश का प्रशासन जो है एकीकृत हो जाता है। बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों ने अपनी विधायी शक्तियों को खो दिया था, यानी कि अब वो कानून नहीं बना सकते थे। गवर्नर जनरल के पास पूरे ब्रिटिश भारत की विधायी शक्तियाँ थीं, यानी कि गवर्नर जनरल जो है पूरे ब्रिटिश भारत की कानूनों को बनाता था। काउंसिल में गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में सभी लोगों और स्थानों से संबंधित किसी भी कानून को संशोधित करने, उसे निरस्त करने, बदलने का अधिकार था। चाहे मतलब जो काउंसिल में गवर्नर जनरल था उसको जो है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सभी संबंधित जो भी कानून होते थे इनको निरस्त करने, बदलने या उनको रद्द करने का जो है अधिकार इसको होता था। जो कंपनी के नागरिक और सैन्य मामले थे वो काउंसिल में गवर्नर जनरल के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। और इसमें एक जो मेन पॉइंट है वो ये था कि क्या था कि जनरल जो इसमें इस गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे। चौथे सदस्य जो 4 सदस्य होते थे कौन कौन से होते थे ये, क्योंकि यहाँ से क्या है भारतीय विधि आयोग जो है शुरू हो जाता है।
क्योंकि पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा गया, भारत सरकार कहा गया और परिषद को भारत परिषद कहा गया था। इसी एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की सरकार को क्या कहा गया, भारत सरकार कहा गया, और जो ये परिषद था इसे भारत परिषद कहा गया। तो अगर हम देखें कि भारतीय विधि आयोग के बारे में देख लेते हैं, इसमें जो है ये डिसीजन लिया गया, ये एक प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, यानी कि विधि जो है सदस्य होगा। और इसमें क्या हुआ कि जो इस अधिनियम में अनिवार्य किया गया था कि भारत में बने किसी भी कानून को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाना और इसे जो है अधिनियम कहा जाना था। यानी कि जो भी कानून भारत में बनेंगे वो ब्रिटिश संसद के समक्ष रखे जाएंगे अप्रूवल के लिए, और इनको जो है अधिनियम कहा जाएगा, यानी कि इनको अधिनियम, ये सारे जो कानून हैं अधिनियम कहलाएंगे। अधिनियम के अनुसार एक भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी, और इस जो ये भारतीय विधि आयोग, क्योंकि इसमें विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया इनकी परिषद में, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, तो इसमें क्या हुआ कि एक विधि आयोग, भारत में एक विधि आयोग बनेगा, ऐसा इसका भी प्रावधान किया गया। और विधि आयोग में कितने सदस्य थे? विधि आयोग में थे 4 सदस्य, और ये स्थापित कब होती? विधि आयोग का गठन होता है 1834 में, इसका गठन होता है। सदस्य इसके कितने होते हैं? सदस्य इसमें 4 होते हैं। लॉर्ड मैकाले जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, और मैक्लीपोर्ट जो हैं इसके अन्य सदस्यों में ये तीनों आ जाते हैं। मैक्लीपोर्ट, मिलेट और एंडरसन, ये तीनों जो हैं क्या होते हैं? इसके अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य। जबकि मेन सदस्य या अध्यक्ष कह लें तो लॉर्ड मैकाले थे। और जो है लॉर्ड मैकाले को ही ये जो भारत का, हम कह सकते हैं कि भारत का ये प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी तो कौन था? ये लॉर्ड मैकाले ही था। प्रथम विधि अधिकारी या महान्यायवादी तो ये लॉर्ड मैकाले थे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, या महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकता है। और जो आईपीसी की जो धारा आजकल भी यूज होती है, ये कब 1860 में तैयार की गई थी। 6 अक्टूबर 1860 में आईपीसी तैयार किया गया था। आगे देख लेते हैं। जो 1834 में क्या किया गया था कि शिक्षा में छनन, यहाँ पे छनन होगा, छनन, ये छनन का सिद्धांत आया था। इसे ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। क्या इंग्लिश में इसको ये ऐसे भी दे सकता है, ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत जो है बोल सकते हैं इसको। तो इसमें जो है ये कब आता है? 1834 में ही आती है ये ड्रेन थ्योरी। और साथ ही अंग्रेजी को शिक्षा का जो है माध्यम बना दिया जाता है। जो अंग्रेजी भाषा होती है इसको शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता है, कि जो है अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम, मतलब ये माध्यम बनेगा, और उच्च स्तरीय में ये अंग्रेजी ही माध्यम रहेगी पढ़ाई लिखाई का। तो और क्या हुआ था? कंपनी में नियुक्ति की अगर हम बात करें कि कंपनी में जो नियुक्ति थी, तो उसमें इस चार्टर जो अधिनियम आया था, इसके बाद क्या हुआ था कि धर्म, जाति, मूल, वंश, इन सब के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। धर्म, जाति, वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये भी एक प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। और इसमें जो है इसी प्रावधान में जो है क्या है, सती प्रथा, ठगी प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, इन सब चीज़ों का अंत करने का प्रावधान भी किया गया था। ये इसकी जो इस चार्टर की या अधिनियम कहेंगे, क्योंकि 1883 से हम अधिनियम बोलने लगते हैं। तो जो इस अधिनियम में एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है यह पहला अधिनियम था
पहला अधिनियम था, पहला अधिनियम कौन सा? ये पहला अधिनियम था जो 1833 का ये पहला अधिनियम था जिसमें भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। और ये भी कहा गया कि योग्यता जो है सरकारी सेवा में रोजगार का आधार होना चाहिए, यानी कि योग्यता आधार रहेगा, जाति धर्म मूल वंश ये सब चीज़ें जो है आधार नहीं रहेंगी। तो इसमें क्या है, जो एक मेन बात है, भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई। भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा लेने की जो है अनुमति दी गई। और आधार क्या होगा, यानी कि उसमें रोजगार का आधार या हिस्सा लेने का आधार क्या होगा? योग्यता होगा। ये जो धर्म जाति के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि जो योग्यता का आधार होगा वो धर्म जाति मूल वंश ना होकर बल्कि योग्यता होगी, जो उसके अंदर योग्यताएं होंगी उस व्यक्ति के अंदर, उसके आधार पे जो है रोजगार का अवसर मिलेगा या जो है देश के प्रशासन में उसको हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो ये एक और पॉइंट जो है इसमें ठीक था। मेन पॉइंट ही देखने हैं, बाकी आप सुनते जाइए, थोड़ा सा सुनने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और मेन पॉइंट वो जो है यहाँ पर कर देते हैं, जो मेन पॉइंट होंगे वो हम बता देंगे कि ये मेन पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो एक ये मेन पॉइंट था और ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको सम अप करें तो इसका क्या हो गया, एक तो इसमें जो है यह भारत के प्रशासन के केंद्रीकरण में पहला कदम था। तो प्रशासन में केंद्रीकरण का पहला कदम था, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत के प्रशासन में केंद्रीकरण की शुरुआत यहीं से होती है। पहला पॉइंट हो गया। अगर इसके हम महत्व की बात करें कि क्या क्या इसके महत्व थे, और दूसरा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त करके और ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी बनाना। जो ब्रिटिश क्राउन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया, और जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन को ट्रस्टी बनाना, बस इतना था। और सरकारी सेवा में भारतीयों के लिए प्रावधान था, वो भी कर दिया। और मैकाले के तहत कानूनों का संहिताकरण, ये भी हमने आगे पहले जो है बता दिया है। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, तो क्या होगा कि उसमें जो अगर विधि जो कानून बनते थे, ये एक मेन पॉइंट है, कानून बनते थे तो क्या हुआ, जो 1833 से पूर्व, अगर हम 1833 से पूर्व की बात करें तो ये क्या कहलाते थे, विनियम इनको बोला जाता था। और जो है 1833 के पश्चात यानी कि जो ये अधिनियम आया तो ये अधिनियम कहे जाने लगे, विधि जो कानून होंगे वो अधिनियम कहे जाने लगे। तो ये एक मेन अंतर है, आपको जो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये क्या होता है कि प्रशासन में केंद्रीकरण यही होता है, और यहीं से जो है ब्रिटिश क्राउन ट्रस्टी बन जाता है। और जो विधि होती हैं वो पहले विनियम होती थी, अभी अधिनियम बन गई इस चार्टर के आने के बाद। और क्या है इसमें मेन पॉइंट, और जो है भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा दिया गया, प्रशासन में भाग लेने का योग्यता के आधार पे। और इसमें क्या था कि जो 1834 में शिक्षा में छलन का सिद्धांत आया था, यानी कि ड्रेन थ्योरी आई थी, ये भी जो है ये मैकाले के द्वारा ही लाया गया था। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, ये हो गया। और सबसे मेन पॉइंट इसमें ये है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये तो क्या है
कि इसमें जो है विधि आयोग का गठन किया गया था, यानी कि विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया गया था गवर्नर जनरल की परिषद में। और ये जो है इसी जो विधि से इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया, तो क्या हुआ कि विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में। और 4 सदस्यीय जो है ये विधि आयोग था, जिसमें कि लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष था और एंडरसन, मिलेट और मैकलिफोर्ड ये अन्य सदस्यों में आते थे। और हमने क्या देखा कि जो ये विधि पर आखिरी नियंत्रण जो है मंडल का होता, जो विधि पर आखिरी निर्णय कौन लेता था? नियंत्रक मंडल, जो कि इंग्लैंड में बैठा होता था, वो लेता था। और बम्बई मद्रास से विधि नहीं बना सकेगी, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है विधि बनाएगा, ऐसा जो है किया गया था इसमें प्रावधान। यहाँ पर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या बन गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार जो है गवर्नर जनरल अब कहा जाएगा, या फिर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल आप कह लें। तो जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था, उसके पास जो है पूरे ब्रिटिश भारत पर विधायी शक्तियाँ आ गई थी, यानी कि बम्बई मद्रास अब विधि नहीं बना सकती थी। और जो भारत का गवर्नर जनरल था, यहाँ भारत कर देते हैं क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो है तब्दील भारत के गवर्नर जनरल में कर दिया गया था। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसको जो है वो विधि बनाने लगा, किसके लिए? संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए वे विधि बनाने लगा। और हमने क्या देखा? तो ये जो है इसको सेंट हेलेना अधिनियम से भी इसको जानते हैं। ये जो है भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया इसके तहत, और बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को संपूर्ण भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो एक तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो है विधि जो है गवर्नर जनरल के अंडर में आ गया, और मद्रास और बम्बई की विधि बनाने की शक्तियाँ उससे छीन ली गई। ठीक है। और हम क्या देखेंगे? और ये एक जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। यहाँ से यहाँ तक कोई क्वेश्चन बन जाएगा। और भारत का प्रथम विधि सदस्य जो है लॉर्ड मैकाले था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और विधि आयोग की स्थापना कब होती है? 1934 में, और इसमें 4 सदस्यीय टीम होती है। तो ये था, आज हम इतना ही करेंगे। आगे की क्लास में हम आगे के जो हैं हमारे अधिनियम जो भी आए थे उनको लेंगे। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, क्योंकि मैं कुछ और कोर्सेज़ भी आप लोगों को सोच रही हूँ कि फ्री में प्रोवाइड कर दूँ। तो उसके लिए मुझे टीचर्स थोड़ा सा रखने होंगे, क्योंकि ये तो मेरा कोर्स है, तो इसलिए मैं फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो कुछ जब दूसरे टीचर्स रखने हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूसरे सब्जेक्ट के इनके भी हम कोर्स आपको जो है फ्री में प्रोवाइड करें। तो इसके लिए जो है आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। बिना सपोर्ट के तो हम कहाँ ही कुछ कर पाएंगे। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम चीज़ें और अच्छे से करेंगे, और ज़्यादा बड़ा दायरे में आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, और डिफरेंट सब्जेक्ट के भी कंटेंट दिए जाएंगे इस चैनल पे आपको। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा जो है वीडियो यूट्यूब आगे इसको बढ़ाता है, यानी कि वो एल्गोरिदम में आता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल आगे के जो हैं टॉपिक हैं उनके साथ। धन्यवाद।